वो थाने में पोछा लगा रही थी और इंस्पेक्टर उसे सबके सामने डरा रहा था। पूरा शहर चुप था। लेकिन फिर और एक आवाज गूंजी, ये तुम्हारी नई एसएचओ हैं। अगले 10 सेकंड में पूरा खेल पलट गया। मुझे माफ कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके। कहानी शुरू करते हैं और हां, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत मजा आने वाला है। देवपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन जो लोग यहां जन्मे हैं उनके लिए यही दुनिया का केंद्र है। सुबह जब पहली ट्रेन गांव के बाहर से गुजरती है तो उसकी आवाज खेतों के ऊपर फैल जाती है, मानो लोहे के पहिए इस मिट्टी को जगाने आए हों। रेल पटरी के उस पार लंबा फैलाव है, सरसों के पीले फूल, गेहूं की बालियां हवा में झुकती हुई और बीच बीच में आम के पेड़ों की कतारें। हल्की ठंडक वाली सुबह में किसान अपने अपने ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं। डीजल की गंध, मिट्टी का उड़ता बारीक धूल और दूर से आती कोयल की आवाज, सब मिलकर एक जीवित दृश्य बनाते हैं। इसी गांव में नहर के किनारे एक पुराना घाट है, पत्थर की सीढ़ियां जिन पर काई जमी रहती है। सुबह सुबह औरतें वहां इकट्ठी होती हैं, रंग बिरंगी साड़ियां, हाथों में पीतल के घड़े, कानों में झुमके और चूड़ियों की खनक। वे पानी भरते भरते बातें करती हैं, लेकिन आवाज कभी पूरी नहीं खुलती। एक औरत फुसफुसाती है, कल फिर बाजार में पुलिस आई थी। दूसरी इधर उधर देखती है, फिर धीरे से कहती है, चुप, कोई सुन लेगा। घाट पर बहता पानी साफ है, लेकिन लोगों की बातों में डर का गंदलापन घुला हुआ है। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ है, उसके नीचे चौपाल लगती है। वहां बुजुर्ग बैठकर बीड़ी पीते हैं, राजनीति की बातें करते हैं। लेकिन जब पुलिस का जिक्र आता है, विषय बदल जाता है। देवपुर का मुख्य बाजार गांव और शहर के बीच की वो रेखा है जहां खेतों की मिट्टी और राजनीति की धूल एक साथ उड़ती है। सुबह 9 बजे तक पूरा इलाका जीवित हो उठता है। लकड़ी के ठेलों पर सजी सब्जियां, लाल टमाटर, हरी लौकी, बैंगन की चमकती त्वचा, धनिये की गंध हवा में फैलती है, मिर्च की तीखी खुशबू नाक को छूती है। एक कोने में चाय वाला केतली उठाकर गिलासों में चाय उड़ेल रहा है, भाप के साथ इलायची की हल्की खुशबू उठती है। हलवाई की दुकान पर कढ़ाई में जलेबी तली जा रही है, गर्म तेल की छनछनाहट, मीठी चाशनी की चमक। गायें बीच सड़क से गुजर रही हैं, रिक्शा वाला घंटी बजाता है, बच्चे स्कूल बैग टांगे हंसते हुए भागते हैं। बाजार सिर्फ खरीद बिक्री की जगह नहीं, ये देवपुर का दिल है। यहीं खबरें फैलती हैं, यहीं फैसले बनते हैं, यहीं अफवाहें जन्म लेती हैं। लेकिन इस धड़कन में एक असमान लय है। चौराहे के पास जहां से स्कूल की गली निकलती है, वहीं खड़ी रहती है एक पुलिस जीप। खड़ी होते ही बाजार की आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। कोई ऐलान नहीं होता, कोई सायरन नहीं बजता, फिर भी सबको पता चल जाता है कि वो आ गए। दुकानदार बिना देखे अपनी दराज से मुड़े हुए नोट निकालते हैं। किसी के चेहरे पर विरोध नहीं, सिर्फ आदत। एक फल वाला अपने बेटे को धीरे से कहता है, पढ़ लेना बेटा, ये काम मत करना। स्कूल की लड़कियां जो अभी तक खिलखिला रही थीं, जीप देखते ही अपनी चाल बदल लेती हैं। कुछ सिर झुका लेती हैं, कुछ दुपट्टा ठीक करती हैं, कुछ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हैं। बाजार चलता रहता है, लेकिन डर की परत हर आवाज के नीचे बिछी रहती है। और बाजार से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी इमारत है। दीवारों की पुताई उतर चुकी है, लोहे का गेट आधा जंग खाया हुआ, ऊपर टेढ़ा सा बोर्ड, देवपुर थाना। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध आती है, पुरानी फाइलों की, धूल की और पसीने की। दीवार पर टंगी गांधी जी की तस्वीर हल्की धूल से ढकी हुई है। एक कोने में लकड़ी की बेंच है जहां फरियादी बैठते हैं। उनके चेहरों पर उम्मीद कम, थकान ज्यादा होती है। टेबलों पर फाइलों का ढेर है। कुछ फाइलें सालों से खुली ही नहीं, कुछ जानबूझकर बंद कर दी गई हैं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी कुर्सी है, वही कुर्सी जहां बैठता है विक्रम। उसकी आदत है पीछे झुककर बैठना, जैसे पूरा थाना उसके नीचे हो। वो सीधे रिश्वत नहीं लेता, वो व्यवस्था बनाता है। हर सोमवार तय रकम, हर झगड़े की कीमत, हर शिकायत का रेट। थाना न्याय की जगह नहीं रहा,
वो संतुलन की जगह बन चुका है, जहां ताकत हमेशा भारी रहती है। देवपुर के इसी थाने में विक्रम सिंह 5 साल से तैनात है। 5 साल किसी भी छोटे शहर में राजा बनने के लिए काफी होते हैं। वो लंबा चौड़ा आदमी है, आवाज भारी, हंसी में आदेश छिपा रहता है। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास है, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुबह थाना पहुंचते ही वो सबसे पहले कुर्सी पर नहीं बैठता, पहले खिड़की से बाजार देखता है। वो जानता है आज कौन सा दुकानदार कमजोर है, किसका बेटा बाहर पढ़ रहा है, किसका कर्ज बढ़ा हुआ है। वो लोगों की मजबूरी याद रखता है, कानून की धाराएं नहीं। कभी कभी वो खुद जीप लेकर बाजार जाता है, कभी सिपाही भेज देता है। याद दिला देना, वो बस इतना कहता है और सब समझ जाते हैं। लेकिन विक्रम सिर्फ लालची नहीं है, वो भीतर से डरा हुआ भी है। रात को कभी कभी वो अपने कमरे में अकेला बैठता है, टेबल पर पड़ी फाइलों को देखता है, सोचता है अगर ऊपर से कोई सच में आ गया तो। फिर खुद को समझा लेता है, यहां सब सेट है। उसने इतने लोगों को अपने एहसान में बांध रखा है कि उसे भरोसा हो गया है देवपुर उसका है। उसे लगता है ये कुर्सी स्थायी है। उसे अंदाजा नहीं, कुर्सी पर बैठने वाला बदलने वाला है। उस दिन बाजार सामान्य था। हवा में वही मिर्च की खुशबू, चाय की भाप, स्कूल की घंटी। लेकिन भीड़ में एक नया चेहरा था। साधारण सलवार कुर्ता, बाल साधारण तरीके से बंधे, चेहरे पर मेकअप नहीं, आंखों में गहराई। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, सिर्फ देख रही थी। वो फल वाले के ठेले के पास रुकी, एक सेब उठाया, कीमत पूछी, पैसे दिए। उसने ध्यान से देखा, फल वाला नोट लेते समय कांप रहा था। कुछ ही देर में पुलिस जीप आई। विक्रम उतरा, भीड़ हल्की सी बटी। विक्रम ने बिना पूछे एक केला उठाया, छिलका फेंका, हंसा। लिख लेना हिसाब में। फल वाला झूठी मुस्कान देता है। भीड़ में खड़ी लड़की यानी दीपू ये सब शांत आंखों से देखती है। उसकी नज़र सिर्फ घटना पर नहीं, लोगों की प्रतिक्रिया पर है। कौन चुप है, कौन डरता है, कौन नजरें चुरा रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं है, सिर्फ नोटिस करने वाली शांति है। शाम को वही लड़की थाने के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे पर खड़े सिपाही ने पूछा, क्या काम है? दीपू बोली, काम चाहिए। सिपाही ने फिर पूछा, कौन सा काम? दीपू ने कहा, जो मिल जाए। तब उसे अंदर भेज दिया गया। विक्रम मेज पर फाइल देख रहा था। उसने सिर उठाया और लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। नजर में जांच कम, आदत ज्यादा थी, और बोला, पहले कहाँ काम किया? दीपू ने उत्तर दिया, कहीं नहीं। विक्रम कुर्सी पर पीछे झुका और बोला, थाने में काम आसान नहीं होता। तब दीपू ने कहा, मुझे आसान काम नहीं चाहिए। विक्रम हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, झाड़ू पोछा कर लोगी? दीपू ने कहा, कर लूंगी। तो उसने कहा, रुकना पड़ेगा देर तक। दीपू बोली कि रुक जाऊंगी। एक पल को विक्रम को लगा लड़की की आंखें सामान्य नहीं है, लेकिन उसने उस विचार को हंसी में उड़ा दिया और बोला, ठीक है, कल से आ जाओ। लड़की मुड़ी और बाहर निकल गई। विक्रम ने सिपाही से कहा, देखना 2 दिन में भाग जाएगी। उसे क्या पता, वो भागने नहीं आई, वो जड़ तक पहुंचने आई है। अगले दिन दोपहर का समय था। दीपू फर्श पर पोछा लगा रही थी, लेकिन ध्यान हर शब्द पर था। उसकी शिकायत मत लिखो, ऊपर से फोन आया है, फाइल रोक दो। हर वाक्य उसके भीतर कहीं दर्ज हो रहा था। एक पल को उसने पोछा रोक दिया, कुर्सी के पास बैठ गई, जैसे थक गई हो। लेकिन सच में वो थकी नहीं थी, वो याद कर रही थी। उसे याद आया कोर्ट की वो सीढ़ियां, ईमानदार अफसर पर भ्रष्टाचार का आरोप। माइक आगे बढ़ रहे थे। उसके पिता अरविंद चौहान सफेद शर्ट में खड़े थे, चेहरे पर थकान, आंखों में चोट। उन्होंने कुछ नहीं कहा। लोग फुसफुसा रहे थे। देखा, सब एक जैसे होते हैं, बहुत ईमानदारी दिखाते थे। दीपू सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उसने पहली बार देखा कैसे सच बोलने वाला आदमी भीड़ के सामने अकेला पड़ जाता है। कोर्ट के अंदर सुनवाई चली, गवाह बदले, फाइलें घुमाई गईं, तारीख पर तारीख मिली और कुछ हफ्तों बाद सस्पेंशन का कागज आया। घर में अजीब सा सन्नाटा था। रसोई में चूल्हा नहीं जला। माँ की आंखें सूज गई थीं। एक शाम उन्होंने दीपू को पास बुलाया। अगर कभी वर्दी पहनूं तो उससे डर पैदा मत करना, विश्वास पैदा करना। वो आखिरी लंबी बातचीत थी। कुछ ही दिनों बाद दिल का दौरा पड़ा।
कोई कोर्ट फैसला नहीं दे पाया था, पर समाज ने दे दिया था। और कहानी वापस वर्तमान में लौट आती है। थाने में बैठे बैठे दीपू की आंखों में वही सीढ़ियां उतर आईं। दूसरे दिन सुबह का समय था। 2 चोटी बांधे, सरकारी स्कूल की नीली यूनिफॉर्म पहने, स्कूल की लड़कियां कंधे पर बैग टांगे हंसती बतियाती गेट की ओर बढ़ रही थीं। किसी को गणित के टेस्ट की चिंता थी, कोई टिफिन बदलने की बात कर रही थी। उनकी हंसी में अभी भी बचपन था। तभी स्कूल गेट के बाहर काली शीशों वाली एक जीप आकर रुकी। दरवाजा खोला, विक्रम नीचे उतरा और बिना कुछ कहे सीधे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। लड़कियां ठिठक गई। पास खड़े 2-3 आदमी सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। हवा अचानक भारी हो गई। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, रास्ता छोड़ो। सबकी नजर उधर मुड़ी। दीपू खड़ी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। पहले लड़कियों की तरफ देखा, फिर सीधा विक्रम की आंखों में। कुछ सेकंड का सन्नाटा। मौका पाते ही लड़कियां फुर्ती से गेट के अंदर चली गईं। विक्रम का चेहरा गुस्से से तन गया। वो बिना कुछ कहे जीप में बैठा और वहां से चला गया। दोपहर का समय था। देवपुर थाना बाहर से जितना खामोश दिखता था, अंदर उतना ही बेचैन था। दीपू फर्श पर पानी डाल रही थी। सुबह का स्कूल वाला दृश्य अब भी उसकी आंखों में चल रहा था। लड़कियों की कांपती उंगलियां, उनकी आंखों में सवाल। उसी समय बाहर ब्रेक की आवाज आई। जीप रुकी। भारी कदमों की आवाज। विक्रम अंदर आया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा खुला हुआ था। सुबह की बेइज्जती उसे चुभ रही थी। रिपोर्ट लिखो, कांस्टेबल ने घबराकर पूछा। किस बात की सर? विक्रम ने दीपू की ओर इशारा किया। ये सरकारी काम में बाधा डाल रही है, भीड़ उकसा रही है, मेरे खिलाफ अफवाह फैला रही है। थाने में सन्नाटा। दीपू ने सिर उठाया। वो जानती थी ये वही खेल है जो उसके पिता के साथ खेला गया था। कांस्टेबल हिचका। लेकिन सर, विक्रम गरजा, जो कहा है वो लिखो। थाने के बाहर धीरे धीरे खबर फैलने लगी। सुना है सफाई वाली ने विक्रम से पंगा ले लिया। चाय वाला रामू बोला, आज उसने स्कूल की लड़कियों को बचाया है। एक किसान बोला, अगर आज हमने कुछ नहीं बोला तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेगी। भीड़ छोटी थी, लेकिन पहली बार डर के साथ सवाल भी खड़े थे। और थाने के अंदर विक्रम ने कागज टेबल पर पटका। साइन करो। दीपू ने कागज उठाया। उसमें लिखा था, अराजकता फैलाने का प्रयास। उसकी उंगलियां एक पल को रुकीं। उसे कोर्ट की सीढ़ियां याद आईं, पिता की आंखों का दर्द, झूठे केस की मुहर। उसने धीरे से पूछा, सच से डर लगता है आपको? विक्रम हंसा। सच? यहां सच वही है जो मैं लिखवाऊं। विक्रम ने इंस्पेक्टर से कहा, अगर इसे आज नहीं निकाला तो मैं रिपोर्ट ऊपर भेज दूंगा, तुम भी बच नहीं पाओगे। इंस्पेक्टर पसीना पोंछने लगा। सिस्टम का डर अक्सर सच से बड़ा होता है। शाम होते होते थाने के बाहर कुछ और लोग जमा हो गए। विक्रम खिड़की से देख रहा था। उसके अंदर हल्की घबराहट उठी। ये मामला छोटा नहीं रहा। गुजरते पल के साथ देवपुर में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। बाजार की लाइटें एक एक करके जलने लगीं। हलवाई की कड़ाही में जलेबी छन रही थी। सब्जी वालों की आखिरी आवाजें गूंज रही थीं, आखिरी दाम ले जाओ। लेकिन आज उस चहल पहल में एक अलग तरह की सरसराहट थी। लोग काम करते हुए भी नजरें थाने की तरफ उठा रहे थे। कुछ होने वाला था। और यहां अंदर विक्रम कुर्सी पर बैठा था, लेकिन आज उसकी पीठ सीधी नहीं थी। पसीना उसकी गर्दन के पीछे जमा हो रहा था। खिड़की से दिख रही भीड़ उसे परेशान कर रही थी। एक सफाई वाली, इतना हंगामा। उसने मेज पर मुट्ठी मारी। इधर दीपू हवालात के पास खड़ी थी। वो जानती थी समय आ चुका है। उसने अपने बैग को धीरे से खोला। अंदर तह की हुई वर्दी रखी हुई थी। बाहर चाय वाला रामू ने पहली बार खुलकर कहा, अगर आज भी हम चुप रहे तो कल हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। उसने सही किया है। देवपुर पहली बार अपने ही थाने के खिलाफ खड़ा हो रहा था। इधर विक्रम ने कांस्टेबल को बुलाया और कहा, भीड़ हटाओ, जो ज्यादा बोले अंदर बंद कर दो। कांस्टेबल हिचका। आज आदेश उतना मजबूत नहीं लगा। विक्रम गरजा, डर गए क्या? लेकिन असल में डर उसके भीतर था। और विक्रम बाहर निकला। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये औरत कानून तोड़ रही है, सरकारी काम में बाधा डाल रही है। तभी दीपू धीरे धीरे बाहर आई। अब वो चुप नहीं थी, उसकी चाल स्थिर थी। उसने सीधा विक्रम की आंखों में देखा। कानून की बात आप करेंगे? तभी
दूर से एक और जीप की आवाज आई। सबकी नजर उधर मुड़ी। दरवाजा खुला, सीआई उतरा। उसने एक नजर भीड़ पर डाली, फिर विक्रम पर। ये क्या हो रहा है? विक्रम तुरंत सीधा खड़ा हो गया। सर, ये औरत। सीआई ने हाथ उठाकर रोका। औरत नहीं, ये हमारी नई एसएचओ हैं। भीड़ में सनसनी। विक्रम के चेहरे से रंग उड़ गया। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैंने एसएचओ के साथ बदतमीजी की। दीपू ने भीड़ की ओर देखा। मैंने खुद को छुपाया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि देवपुर का सच क्या है। उसकी आवाज मजबूत थी। स्कूल की लड़कियां डरी हुई हैं, दुकानदार वसूली से परेशान हैं और कानून बिक रहा है। हर शब्द भीड़ के दिल में उतर रहा था। सीआई ने सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर विक्रम, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। भीड़ में फुसफुसाहट। विक्रम के घुटने ढीले पड़ गए। दीपू उसके सामने खड़ी हुई। आज जनता के सामने आप माफी मांगेंगे। विक्रम ने भीड़ की ओर देखा। वो भीड़ जिसे वो सालों से डराता आया था, आज वही भीड़ खामोश खड़ी थी। उसने धीरे धीरे घुटनों पर बैठकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। देवपुर ने पहली बार एक वर्दी को झुकते देखा। दीपू ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, कानून की ताकत डंडे में नहीं होती, कानून की ताकत जनता के विश्वास में होती है। भीड़ से आवाज आई, सही कहा। देवपुर की हवा बदल चुकी थी। नदी किनारे वही महिलाएं अगले दिन फिर कपड़े धोएंगी, किसान फिर खेत जोतेंगे, रेल फिर पटरियों पर दौड़ेगी। लेकिन अब देवपुर का थाना डर का नहीं, भरोसे का प्रतीक होगा। अगर आप भी मानते हैं कि गलत के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए, सच कभी नहीं झुकता। और अगर आप चाहते हैं कि हर शहर में ऐसी एसएचओ हो, तो लिखिए, देवपुर हर शहर में चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं और सच से भारी कोई नहीं।